आजकल हम वो भी देते हैं। युग पुरुष धन्वंतरि स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं और मनोज जी आपका उत्तर हम सत्र के अंत में दे देते हैं। और काव्या जी आज के हमारे हाँ जी विशेष सर। वक्ता है काव्या जी, जो कि आपको मालूम ही होगा सर्वाइकल स्पेशलिस्ट, सर्वाइकल स्पेशलिस्ट के साथ है। और आज के सत्र के लास्ट में आपको कुछ भेंट भी दिया जाएगा जो सबके लिए रहेगा, उसका कोई भी लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी काव्या जी, अच्छा वो तो उसके लिए मुझे समय लगेगा। ठीक है, आप आरंभ कर दीजिए और हम पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा पीपीटी प्रेजेंट करने में। काव्या जी जी हर हर महादेव सर। हरे महादेव, आप सत्र का आरंभ करिए और मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, आपकी पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी और सर। आपकी तरफ से इको आ रहा है, तो आपने क्या ब्लूटूथ कनेक्ट किया है? इको आ रहा है सर अब भी? हाँ हाँ, तो आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है? नहीं सर, ब्लूटूथ नहीं है। एक तो सेकंड। वापस से तुरंत जुड़िए, आपने किसी कॉल को उठाया रहेगा फिर। सर अब भी आ रहा है इको? नहीं अभी सही है। करे सर स्टार्ट? हाँ जी हाँ जी, आज आप आरंभ करिए, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए बस। सभी को सादर जय हिंद। मेरा नाम काव्य जैन, न्यूरोथेरेपिस्ट। सबसे पहले अनूप सर का और पंडित जी का धन्यवाद करूंगा कि आज का मंच मुझे दोबारा दिया उन्होंने। जो कुछ भी सीखा है अनूप सर से, पंडित जी से, वो आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पंडित जी आपको एक गिफ्ट भी देंगे और आपको मार्गदर्शन भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्कोलिसिस। आज हम स्कोलिसिस को डिकोड करेंगे। स्कोलिसिस होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, जटिलाएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं, न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक क्या होती है, एलोपैथिक में क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं, एलोपैथिक में क्या ट्रीटमेंट होता है, आज सब का हम डिकोड करेंगे। तो स्कोलिसिस को अगर हम शॉर्ट में समझें तो स्कोलिसिस का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो जाना, या तो एस साइज में, एच शेप में हो जाता है, या सी शेप में हो जाता है। आई शेप का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री में नॉर्मल स्पाइन होती है। तो जो स्कोलिसिस होता है, आज उसमें हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो स्कोलिसिस का मतलब है कि जो हमारी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हड्डी का मुड़ जाना या टेढ़ापन हो जाना, उसे हम स्कोलिसिस बोलते हैं। ये एक सामान्य बीमारी होती है जो कि हमारे लेटने से, बैठने से, या फिर कर्वेचर खराब होने से, उस कारण से ये चीज़ होती है। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रख लें तो हम जल्द से जल्द इसका निवारण कर सकते हैं। सर नेक्स्ट करें। अब हम विषय वस्तु के हिसाब से जानते हैं। सर विषय वस्तु कि आज हम इसमें क्या क्या डिकोड करेंगे। तो स्कोलिसिस का तात्पर्य को आज हम डिकोड करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। स्कोलिसिस क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण से क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, जोखिम कारक क्या होते हैं, इसकी जटिलाएं क्या होती हैं, और इसके निदान या परीक्षण टेस्ट या मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं, और लास्ट में एलोपैथिक और न्यूरोथेरेपी उपचार जानेंगे क्या होता है। तो स्कोलिसिस का मतलब होता है कुब्जिता या कुबरता, यानी कि हमारी जो स्पाइन होती है उसमें कुबर आ जाना, उसे हम स्कोलिसिस बोलते हैं। ये एक स्केलेटन सिस्टम से संबंधित रीढ़ की हड्डी या स्पाइन में अनियमित रूप से होने वाली समस्या होती है।
जिसमें स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी अपने निश्चित आकार व स्थान में बदलाव होकर पार्श्व यानी लेटरल साइड में कर्व या घुमावदार होकर टेढ़ापन आ जाने से या स्थिति बिगड़ जाने से समस्या होती है। जो ये आपके सामने पिक्चर दिख रही है, ये हमारा स्कोलिसिस हुई है। ये जो लेफ्ट साइड हुआ है, ये हमारा सी शेप में है, तो इसे हम स्कोलिसिस बोलेंगे। सर नेक्स्ट करें। अब इसमें कुछ इस प्रकार हैं। जब हम किसी व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी या स्पाइन टेढ़ी हो जाती है तो दाएं या बाएं कोई भी एक तरफ मुड़ जाती है या रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है, जिसे स्कोलोसिस या कुब्जता कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी कोई भी जगह से टेढ़ी हो सकती है, लेकिन यह टेढ़ापन ज्यादातर गर्दन, पीठ या छाती के भागों में या पीठ के निचले हिस्सों में तथा कमर की स्पाइन में टेढ़ापन होता है। ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ये नॉर्मल स्पाइन है। इसे हम 90 डिग्री में बोलते हैं और इसे आई बोलते हैं। और जो सेकंड है वो स्कोलिसिस है। जो ये स्पाइन टेढ़ी हो रही है वो राइट साइड हो रही है, तो हम इसे सी शेप बोलेंगे, एस शेप बोलेंगे। जो हमारी राइट साइड होती है वो एस शेप की होती है। सर नेक्स्ट करें। यह स्पाइन रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन सी या एस शेप में हो जाता है, अर्थात सी शेप में स्पाइन प्रभावित भागों में सिर्फ एक तरफ कर्व होता है। जो ये फर्स्ट वाली पिक्चर है, ये हमारी नॉर्मल स्पाइन होती है, और जो ये सेकंड वाली जो पिक्चर है, ये हमारे सी शेप में है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में होती है। जो एस शेप में स्पाइन पूरे भाग में सर्वाइकल से लेकर लंबर तक एस शेप में होती है। जो हमारी ये थर्ड पिक्चर है, ये हमारी एस शेप में है। स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन सी या एस शेप में रूप में दिखाई देता है, जो स्पाइन के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे कि इस सर्वाइकल में भी हो सकता है, थोरेसिक में हो सकता है, लंबर में हो सकता है, थोरैको रीजन में हो सकता है। तो किसी भी भाग में हो सकता है, या फिर एक जगह पे एक स्पाइन में दो जगह भी हो सकता है। सर नेक्स्ट करें। गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रा में, जैसा भी आपको बताया कि किसी भी एरिया में ये हो सकता है, तो गर्दन के सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी हो सकता है, थोरेसिक वर्टिब्रा में हो सकता है, या थोरैको कोलम्बर वर्टिब्रा में या लंबर वर्टिब्रा में हो सकता है। अब यहाँ पे ये 6 प्रकार के फोटो दिखाई दे रहे हैं। ये पहला जो फोटो है ये नॉर्मल है। जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये हमारी नॉर्मल स्पाइन है जो कि 90 डिग्री पे है, इसे हम आई बोलते हैं। जो सेकंड पिक्चर है वो आपकी सर्वाइकल है। जो ये रेड वाला एरिया दिखाई दे रहा है सेकंड पिक्चर में, ये हमारा हड्डी का मुड़ना होता है, या तो सर्वाइकल में हो सकता है। और जो सेकंड पिक्चर है वो थोरेसिक की है। फिर थर्ड जो पिक्चर है थोरैको कोलम्बर में होती है, और जो फिफ्थ पिक्चर है वो है लंबर की। और जो सिक्स्थ है वो डबल कर्व है। डबल कर्व का मतलब ये है कि वो सर्वाइकल या लंबर में भी हो सकता है, या फिर थोरैको कोलम्बर या थोरैसिक में भी हो सकता है। तो ये 6 प्रकार की स्पाइन होती है हमारी। तो नेक्स्ट करें। स्कोलिसिस के प्रकार को जानते हैं। कितने प्रकार के स्कोलिसिस होते हैं? स्कोलिसिस 2 कैटेगरी के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल होता है, एक नॉन स्ट्रक्चरल होता है। जो पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल, ये सबसे सामान्य कैटेगरी में आता है। इसमें जो स्पाइन होती है वो एक तरफ, दोनों तरफ में या किसी एक तरफ में ज्यादातर घुमावदार होती है, या तो वह एक तरफ होगी या वह दोनों तरफ होगी, उसे स्ट्रक्चरल स्कोलिसिस बोलते हैं। सेकंड जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलिसिस, ये कार्यक्रम या फंक्शन स्कोलिसिस भी कहा जाता है। इसमें स्पाइन में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। स्पाइन को देखने में सामान्य लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम कर्व होता है या टेढ़ापन होता है। यह बिल्कुल सामान्य होता है। नेक्स्ट, संरचना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर स्कोलिसिस होने के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी का आकार या संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है, जो कि किसी भी लंबे समय में मसल या नर्व या हड्डी की अनियमित के वजह से होते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के हैं। सबसे पहला है डिजेनरेटिव स्कोलिसिस। ये रीढ़ की हड्डी में आर्थराइटिस या ऑर्थोपोरोसिस या स्पाइन में ये टूटना से संबंधित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्थिति उस हिसाब से खराब होती है।
जैसे कम उम्र के व्यक्ति होते हैं तो जब वे उम्र से हिसाब से बढ़ते हैं तो यह समस्या उनमें आती है। इसे डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस बोला जाता है। सर नेक्स्ट करें। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस होता है। इस प्रकार का स्कोलियोसिस बच्चों में जन्म से ही होता है, जो रीढ़ की हड्डी या विकास ठीक से न होने या ठीक से न बनने के कारण रीढ़ की हड्डी का या स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं हो पाती। अब जैसे आपको ये फर्स्ट पिक्चर दिख रही है, ये बच्चे का एक एक्सरे है, और थर्ड पिक्चर जो है वो है बच्चे का फोटो। तो ये जो होते हैं कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस होता है, और जो ये हड्डी ऊपर को बड़ी हुई होती है इसे कुबरता बोलते हैं, जिसे कुबर भी बोलते हैं। तो ये स्कोलियोसिस हुआ है, तो ये जन्मजात बीमारी होती है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस, जो सीधी नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल में किया जाता है। नेक्स्ट करें। इसका थर्ड पार्ट है एडोलसेंट आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस। ये एक सामान्यतः किशोर अवस्था या टीनेज में होता है, जो कि 12 साल की उम्र से लेके 18 साल तक की उम्र में होता है। किशोर अवस्था में बढ़ती लंबाई या तेजी से होते हुए विकास में के वजह से या उसके बाद होता है। सामान्यतः इस प्रकार के स्कोलियोसिस में दर्द नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होता है। ये कैसे विकसित होता है? हमारा रहन सहन, हमारा सोने का कर्वेचर कैसा है, हमारे खाने का कर्वेचर कैसा है, टीवी देखने का कर्वेचर कैसा है, इस कारण से ये चीज होती है। परंतु इसका अभी तक कारण अज्ञात है। इसके होने से वास्तविक कारण मालूम नहीं पड़ा। यह ज्यादातर महिलाओं में होता है। इसका अभी तक कोई वास्तविक कारण नहीं पता है। ये महिलाओं में कैसे होता है? जैसे गांव की महिला होती हैं, तो वे है ना कंधे पे अपने बच्चों को लेके चलती हैं, तो वे एक साइड पे अपना जैसे बच्चा लेके चलती हैं, तो उनकी जो स्पाइन होती है वो इस तरह से हो जाती है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। या फिर वे जैसे झाड़ू लगाती हैं तो तिरछा होके लगाती हैं, या फिर बर्तन धोती हैं तो झुक के काम करती हैं। तो इस कारण से ये ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। न्यूरोमस्कुलर का मतलब होता है, न्यूरो का मतलब हो गया नसों से, और मस्कुलर का मतलब हो गया मसल से, जो कि यह स्पाइन के आसपास स्थित मसल या नर्व में आए कमजोरी या खराबी की वजह से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें मसल का और नर्व का प्रेस हो जाना, उस कारण से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाती है, जिसे न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहा जाता है। ये सेरेब्रल पैल्सी, स्पाइना बाइफिटा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या रीढ़ की हड्डियां उनके आसपास के मसल में चोट लगने के कारण होता है। जैसे पहला पिक्चर दिखाया गया है कि एक बच्चा टेढ़ा बैठा हुआ है, ये एक मतलब कि सेरेब्रल पैल्सी भी हो सकता है, स्पाइना भी हो सकता है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी हो सकता है। ये सेकंड वाला इसका एक्सरे है, और थर्ड और फोर्थ इनका कर्वेचर है। ये एक न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहा जाता है। इसकी 6 प्रकार होते हैं, जो आपको भी पहले बताया गया था। ये पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है सर्वाइकल में, एक थोरैसिक में होता है, एक थोरैको कोलम्बर में होता है, एक लंबर में होता है, और एक डबल कर्व होता है। स्कोलियोसिस के लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं? अब जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही है, ये हमारी नॉर्मल स्पाइन होती है, और जो सेकंड पिक्चर है वो स्पाइन मतलब स्कोलियोसिस हुआ है राइट साइड में, इसे एस से बोलेंगे। तो स्कोलियोसिस के लक्षण क्या होते हैं? जिन बच्चों या व्यक्ति में स्कोलियोसिस या रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन हुआ हो, उसमें शारीरिक या मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। जिन बच्चों में, यानी कि जैसे ये फोटो दिखाया गया है, ये एक बच्चे का फोटो है, जैसे इस बच्चे को टेढ़ा बैठा है, यानी इसकी जो स्पाइन है वो स्कोलियोसिस हुई हुई है। तो इसका पहला कारण क्या है? स्कोलियोसिस से ग्रसित व्यक्ति का दोनों कंधा एक बराबर ऊंचाई में नहीं होता, अर्थात एक कंधा नीचे तथा दूसरा कंधा ऊपर उठा दिखाई देता है। ये जो बच्चे होते हैं उनका एक कंधा ऊपर की तरफ दिखेगा, चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो, और जो लेफ्ट जो सिर होता है वो हमारा स्पाइन के बिल्कुल मिडल में नहीं होता। अगर राइट वाला कंधा ऊपर उठा रहता है तो हमारा सिर लेफ्ट साइड में जाएगा, और अगर हमारा लेफ्ट वाला कंधा ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वह राइट साइड में जाएगा। सर नेक्स्ट करें। रोगी के आगे की तरफ झुकने का पर पीठ की ऊंचाई समानांतर दिखने के बजाय ऊपर से नीचे दिखाई देता है। अब जैसे आपने यहाँ पिक्चर देखी है, पहली पिक्चर इनकी कर्वेचर बिल्कुल मुड़ा हुआ है, थोरैसिक और सर्वाइकल,
और जो सेकंड पिक्चर है उनका जो एक साइड है वो ऊपर की तरफ हुआ है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर का त्वचा को देखने के कुछ असामान्य महसूस होने लगता है। त्वचा की संरचना अलग दिखाई देती है, बहुत पतली स्किन दिखाई देती है और जो ये कमर है वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है, कुबरता आई हुई दिखती है और आगे से जो हमारी चेस्ट है वो आगे की तरफ को धकेली रहती है। सिर शरीर के बीच में न होकर एक तरफ दिखाई देता है। जैसा भी आपको बताया गया है कि अगर राइट साइड में हमारा ऊपर की तरफ कुबरता होती है तो हमारा जो सिर होती है वो लेफ्ट साइड में चले जाता है और लेफ्ट साइड के अगर कंधा ऊपर उठा के तरह रहता है तो वह राइट साइड में सिर चला जाता है। रोगी के दोनों तरफ का कुल्ला बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देता है। अब जैसे ये नीचे पेल्विक एरिया है तो जो इसके बट स्टॉक होते हैं वे एक समान अंतर नहीं रहते। उसकी जो हिप बोन नीचे दिखाई देना या कुल्ले की हड्डी सामान्य स्थान में न होना, एक समान ऊंचाई न होना। जैसे पेल्विक बोन होती हैं तो अगर आप एक रेखा में उन्हें देखेंगे तो वह समान अंतर नहीं रहेंगी, वो अलग अलग ही दिखाई देंगी। इस कारण से इससे आपको पता चलेगा कि ये स्कोलोसिस है। दोनों तरफ से कमर की आकृति एक समान होना या टिल्ट होता है। जैसे कि अगर ये स्कोलिसिस हुआ है या यदि टेढ़ापन आया हुआ है या फिर तिरछी हुई है तो उसको हम टिल्ट बोलते हैं। सीधा खड़े होने पर दोनों बाजू ऊपर नीचे दिखाई देगी। अब जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ब्लू लाइन, सर जैसे ये ब्लू लाइन है तो ये जो हमारा राइट साइड है वो ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ है, तो ये आपको अंतर दिखाई देगा। शोल्डर ब्लेड यानी कंधे के पीछे की हड्डी उभरा हुआ दिखाई देगा। जो ये आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही है तो हमारा शोल्डर ब्लेड राइट साइड का ऊपर की तरफ आया हुआ है। रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन की वजह से शरीर भी टेढ़ा हो जाने से, कमर की मसल तथा नर्व में खिंचाव आने से कमर दर्द या पैरों में दर्द या उठने बैठने में परेशानी होती है। जैसे हमारी नर्व और मसल है वो पैरों को संकेत नहीं दे पाती, जिस कारण से वो सेंसेशन नहीं होता। इस कारण से स्कोलिसिस होता है। पेशाब या संडास करने में कठिनाई होती है। अगर हम बैठते हैं तो उठने में दिक्कत होगी क्योंकि हमारी बॉडी को वह सेंसेशन नहीं देगा, ना ही वह संदेश देगा कि आप उठो। यदि स्थिति गंभीर हो तो पैर भी प्रभावित होकर पैर छोटा बड़ा दिखाई देता है। इस कंडीशन में, स्कोलिसिस की कंडीशन में आपका एक पैर छोटा भी दिखाई दे सकता है और एक पैर बड़ा दिखाई दे सकता है, और लेफ्ट हो या चाहे वो राइट हो, जिससे चलने में लंगड़ाकर चलने में जैसी स्थिति हो जाती है। या तो लंगड़ा के चलेंगे या फिर किसी का सहारा लेके चलेंगे। अब स्कोलिसिस के कारण, ये कितने कारण के होते हैं। ये जो पहली पिक्चर है वो लेटरल व्यू है और जो सेकंड पिक्चर है वो भी लेटरल व्यू है। ये दोनों स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल है। और जो थर्ड पिक्चर है वो स्कोलिसिस है, वो हमारी राइट साइड को एस शेप में हुआ है। अब स्कोलिसिस के कारण को जानते हैं, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो नेक्स्ट करें। स्कोलिसिस के होने वाले कारण। स्कोलिसिस होने के ज्यादातर कारण अज्ञात हैं, यानी कोई निश्चित कारण नहीं होते। इसके रोकथाम के लिए कोई निश्चित विकल्प भी नहीं है। स्कोलिसिस होने के जो ज्यादातर कारण है हमें नहीं पता है कि ये क्यों होता है। हम किसी के लक्षण को देख के या किसी के कारण को देख के ये बता सकते हैं, परंतु इसका कोई रोकथाम नहीं है और न ही इसका कोई निश्चित विकल्प है। कुछ कारण में स्कोलिसिस होने के कारण है उसमें जो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। आनुवांशिक तथा जन्मजात बीमारी जैसे स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ओस्टोपोरोसिस या हड्डी या मसल के नर्व में डिजेनरेशन से संबंधित कुछ अन्य बीमारी हो सकती है। आनुवांशिक तथा जन्मजात बीमारी का मतलब है कि जो बच्चों को जन्मजात से ही ये बीमारी हुई हुई है या किसी फैमिली मेंबर को हुई हुई है जिस कारण से उसे ये प्रॉब्लम आई है, जैसे स्पाइना बाइफिडा की, सेरेब्रल पैल्सी की, मस्कुलर की, या ओस्टोपोरोसिस हुआ है, या हड्डी टूटी हुई है, मसल में या नर्व में डिजेनरेशन हुआ है, उस कारण से ये हो सकता है। विटामिन के कारण भी हो सकता है, कैल्शियम के कारण भी हो सकता है, या पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। न्यूरोथेरेपी के अनुसार एसिडोसिस यानी एसिड बढ़ने के कारण भी हो सकता है, जिसमें म्यूकस जीरो में दर्द होगा तो उस कारण से भी हो सकता है। स्पाइन के आसपास के मसल या लिगामेंट
में कमजोरी या ढीलापन होने के कारण हो सकता है। जैसे हमारी स्पाइन में मसल होती हैं, उसमें संकेत ना पहुंचना या मसल का दब जाना या लिगामेंट का टूट जाना या लिगामेंट अच्छी तरह से काम न कर जाना या शरीर में कमजोरी आ जाना, तो इस कारण से ये चीज हो सकती है। हमेशा टेढ़ा बैठने या खड़े रहने के कारण भी हो सकता है। अगर हम टेढ़े लेटे रहते हैं, टेढ़े बैठे रहते हैं या खड़े होके टेढ़ा करके काम करते हैं, टेढ़े होके झाड़ू लगाते हैं, इस कारण से भी ये हो सकता है। दोनों पैर का साइज छोटा बड़ा होने के कारण भी स्कोलियोसिस हो सकता है। जैसे बचपन में एक पैर छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो अगर वह झुक के चलेगा या लंगड़ा के चलेगा तो उसकी स्पाइन पे असर पड़ेगा, जिस कारण से उसे स्कोलियोसिस हो सकता है। पैरालाइज के कारण भी हो सकता है। जो व्यक्ति टेढ़े लेटे रहते हैं या टेढ़े उल्टे लेटे रहते हैं या हाथ पैर नहीं हिला पाते या फिर हाथ हिलते रहते हैं, उन्हें भी ये चीज हो सकती है। हड्डियों में इन्फ्लेमेशन या बोन कैंसर की वजह से भी हो सकता है। हड्डियों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या बोन कैंसर हो जाए तो उस कारण से भी ये स्कोलियोसिस हो सकता है। अब स्कोलियोसिस के जोखिम कारण, जो इसके जोखिम कारक हैं, अब उसे जानते हैं वो क्या होते हैं। स्कोलियोसिस के जोखिम कारक कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जिसके वजह से स्कोलियोसिस होने की खतरा या जोखिम बढ़ जाता है। अब पहला कारण क्या है? उम्र है 9 से 15 तक के बच्चों में शारीरिक विकास ज्यादा होने की वजह से, यानी 9 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें विकास ज्यादा होता है। लड़कियों में पीरियड्स आने के विकास होता है, उस कारण में भी ये दिक्कत हो सकती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्कोलियोसिस होने की जोखिम ज्यादा कारण है। अब महिलाओं में कैसे होते हैं, जैसा भी आपको बताया गया है कि वे एक गांव की महिला होती हैं, वे एक साइड में बच्चे को उठा के चलती हैं तो वे टेढ़ी होती हैं, तो टेढ़ी चलेंगी तो स्पाइन में दिक्कत आएगी, तो स्कोलियोसिस हो सकते हैं। या फिर झाड़ू लगाएंगी तो टेढ़ापन हो जाएगा, उस कारण से भी हो सकता है। थर्ड कारण है जेनेटिक कारण। जैसा भी बताया गया है कि कोई बच्चे जो है पैदा हुआ तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, सेरेब्रल पैल्सी भी हो सकता है, उस कारण से भी हो सकता है। या फिर जैसे किसी फैमिली मेंबर को अगर ये चीज हुई है तो उस बच्चे को भी ये चीज हो सकती है। उठने बैठने की गलत स्वभाव या आदतें या हमेशा एक साइड करके बैठना, जैसा आपको दोबारा बताया गया है कि आप अगर गलत उठोगे, गलत बैठोगे या गलत तरह से लेटोगे तो उस कारण से आपकी स्पाइन टेढ़ी हो सकती है और स्कोलियोसिस होने के कारण हो सकते हैं। ये इसके जोखिम कारक थे। नेक्स्ट, अब इसकी जटिलाएं क्या होती हैं स्कोलियोसिस की, वो जानते हैं। स्कोलियोसिस होने के कई कारक होते हैं जो स्कोलियोसिस के खतरे या गंभीरता को बढ़ाने का काम करता है। जब स्कोलियोसिस जितना अधिक होगा, रीढ़ की हड्डी जितना ज्यादा टेढ़ापन होगी, रोगी को उतनी ही परेशानी या कठिनाई या जटिलाएं बढ़ेंगी। जो स्कोलियोसिस मतलब कि जैसे टेढ़ापन हो गया तो उसे लेटने में दिक्कत होगी, कठिनाई आएगी, बहुत परेशानी आएगी। बैठेगा तो उसकी स्पाइन जो टेल बोन बोन होती है उसमें पेन होएगा। सिर के नीचे तकिया रखेगा तो सर्वाइकल में दर्द हो सकता है। तो उसकी ये जटिलाएं, कठिनाई, परेशानी सब बढ़ सकती हैं। स्कोलियोसिस होने की गंभीरता किशोर अवस्था में ज्यादा होता है क्योंकि इस समय बच्चों का विकास तेजी से होने का समय रहता है। इसमें किशोर अवस्था 9 से लेके 15 साल तक और 12 साल से लेके 19-18 साल तक बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वे ज्यादा वजन उठाएं या टीवी देखें तो बैठ के आराम से ना देखें, लेट के देखें, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट करें। जिसके स्कोलियोसिस का लक्षण ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, जो समस्या का जोखिम है, जटिलाएं दोनों होती हैं। स्कोलियोसिस की गंभीर स्थिति में शरीर के कई बाधित हो जाती हैं, शरीर की कई टिश्यू या कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ये शरीर की आकर्षित में बदलाव आने लगते हैं जिससे शरीर क्रूप या विस्तृत हो जाते हैं और पूरी तरह से स्कोलियोसिस की गंभीर स्थिति में संबीर शरीर के कई भागों में हमेशा दर्द बना रहता है। इसका जो लक्षण ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर आप सीधा नहीं लेटेंगे, उल्टा सीधा लेटेंगे तो आपकी जो कर्वेचर है वो बदल सकता है, वो टेढ़ा भी हो सकता है, कर्व लेटरल कर्व में भी आ सकता है, लेफ्ट साइड में एस शेप में भी हो सकता है, सी शेप में भी हो सकता है। तो इसमें ज्यादातर लक्षण ये हो सकते हैं। यदि स्कोलियोसिस गंभीर हो चुका हो तो कई अंदरूनी या भीतरी भाग होने लगते हैं, जैसे फेफड़ों की क्षतिग्रस्त होने, जिससे श्वास में तकलीफ बढ़ती है। अब जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, अगर आपके
स्पाइन में कहीं कुबरता आ रही है या फिर कोई चीज बढ़ रही है, तो आपके लंग्स में वो इफेक्ट बनाएगा, या तो लीवर में या लंग्स में, जिस कारण से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर लीवर में दिक्कत हो सकती है। तो इस कारण से हमें लीवर को सेट करना होता है। फेफड़ों के आकार में भी बदलाव हो सकता है। अगर आपकी कमर पे ज्यादा कुबरता आ गई और गंभीर समस्या आ गई, तो आपके चेस्ट में या फेफड़ों में या श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, जो स्कोलियोसिस की जटिलता व कठिनाई के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल कठिनाई अगर आ गई आपकी कमर पे, राइट साइड ज्यादा हो गई, लेफ्ट साइड ज्यादा हो गई, तो आपको श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। सर नेक्स्ट करें। अब स्कोलियोसिस के बचने के उपाय, इसका अब उपाय क्या है बचने का, इसे जानते हैं। सर नेक्स्ट करें। वैसे तो स्कोलियोसिस के कारण जन्मजात तथा बढ़ती उम्र दोनों अवस्था में होने लगते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी टेढ़े हो जाते हैं। अब स्कोलियोसिस का कारण यह है, जैसे जन्मजात आपको भी बताया कि बच्चा टेढ़ा मतलब कि स्पाइना बाइफिडा हुआ, सेरेब्रल पैल्सी हुआ, या किसी आनुवंशिक स्थिति में हुआ, या फैमिली के किसी कारण से हुआ, तो उस अवस्था में ये समस्या आती है, या रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए तो इसके बचने के उपाय लगभग नहीं के बराबर है। इसका मतलब कि जो एलोपैथिक इलाज है वो सर्जरी है, और सर्जरी में भी मतलब कि ज्यादा इलाज नहीं है। इसका इलाज बस ये है कि जितना हम कर्वेचर को ठीक रखें तो उतना इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनके होने के कुछ मुख्य कारण है, जैसे जेनेटिक और जन्मजात समस्या होने के कारण इससे बचने के उपाय मुश्किल होता है। नेक्स्ट करें। लेकिन बढ़ती उम्र कुछ अवस्थाओं में यदि स्कोलियोसिस हुआ हो तो उनके बढ़ने के लक्षणों को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। जैसे किसी मतलब कोई 50 प्लस एज का आदमी है और उसे ये स्कोलियोसिस हुआ है, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, ऑस्टियोफाइट भी हो सकता है। तो हम उसका अगर ट्रीटमेंट दें तो हम इसके दर्द को कम कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को पूरी तरह से ठीक करना संबंधित मुश्किल काम है। आज तक इसका दवाइयों के द्वारा कोई सफल इलाज नहीं है, लेकिन स्पाइन सर्जरी और ट्रेसिंग या क्राफ्टिंग के द्वारा स्पाइन के टेढ़ेपन को दूर करने का सफलता मिल सकती है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका जो इलाज है वो सर्जरी है या ट्रेसिंग है या क्राफ्टिंग है। ये एलोपैथिक में सिर्फ ये 3 इलाज है जिससे स्पाइन का जो टेढ़ापन है उससे कुछ राहत मिल सकती है या कुछ सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को न्यूरोथेरेपी उपचार में आंशिक लाभ हुए हैं। अब स्कोलियोसिस के परीक्षण और टेस्ट क्या हैं, मेडिकल टेस्ट क्या हैं और इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसको स्कोलियोसिस के जो टेस्ट हैं हम इसे 2 प्रकार से जान सकते हैं। जो पहला प्रकार है, एक तो फिजिकल है, दूसरा है मेडिकल। फिजिकल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपकी स्पाइन है तो आप अपना जो हाथ है इसकी 2 उंगली अपने नीचे स्पाइन पे रखनी है, जो कूल्हे के पास से स्टार्ट होती है, और इसको बिल्कुल सर्वाइकल तक लेके जानी है। अगर वह सीधी हाथ ऊपर जा रहा है तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, और अगर वो टेढ़ी जा रही है, अगर एस शेप में जा रही है तो वो एस कर्व में हो गया, और अगर वो सी कर्व में जा रही है तो वो सी कर्व में स्कोलियोसिस हुआ है। तो इसका जो टेस्ट है वो मतलब कि न्यूरोथेरेपी में 2 है। वो पहला है फिजिकल, और एलोपैथिक में इसका इलाज है एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे। तो स्कोलियोसिस के सफल इलाज तो लगभग मुश्किल ही है, लेकिन आजकल सर्जरी के माध्यम से कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। स्कोलियोसिस के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए रोगी या शरीर को तथा मेडिकल टेस्ट की जरूरत होती है। जैसा भी आपको बताया गया है कि या तो फिजिकल टेस्ट कीजिए या मेडिकल टेस्ट से पता कीजिए कि उसको स्कोलियोसिस है या फिर कोई और दिक्कत है। स्कोलियोसिस के लक्षण के आधार पर आसानी से बिना किसी टेस्ट को भी पहचाना जा सकता है। अब आपको जैसे फिजिकल टेस्ट बताया है, तो अगर किसी पेशेंट पे रिपोर्ट नहीं है तो आप अपनी 2 उंगली से नीचे से लेके ऊपर तक टेस्ट कर सकते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है, स्कोलियोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत एक्सरे सबसे ज्यादा आसान माध्यम है। स्कोलियोसिस की स्थिति को जानने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई भी करा सकते हैं। तो नेक्स्ट करें। ये देखिए, ये 2 स्पाइन है। जो ये पहली स्पाइन दिखाई गई है ये हमारी एस कर्वेचर में है, तो ये हमारी स्पाइन सीधी नहीं है, तो इसको हम स्कोलियोसिस बोल सकते हैं। और जो दूसरी स्पाइन है वो हमारी सी एस स्पाइन है,
इसे भी हम स्कोलियोसिस बोल सकते हैं क्योंकि इनकी स्पाइन टेढ़ी हुई भी है। तो पहली स्पाइन जो है वो सी कर्व की है और दूसरी स्पाइन जो है वो एस कर्व की है। तो एस कर्व की हम लेफ्ट साइड बोलते हैं और सी कर्व को हम राइट साइड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट करें। जन्मजात कुछ अज्ञात कारणों से आए स्कोलियोसिस का पता लगाने के लिए कुछ अन्य टेस्ट जरूरी होते हैं। जैसे आपको बताया गया, एमआरआई में भी इसके बारे में हम जान सकते हैं, सीटी स्कैन से भी जान सकते हैं, और न्यूरोथेरेपी में हम एसिड और एल्कलिन, जैसे आपको हाथ दिखाया गया है, तो एसिड और एल्कलोसिस के कारण से हम इसे जान सकते हैं। इनके अलावा मसल में संवेदनाएं तथा नर्व के इम्पल्स आदि से संबंधित टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिससे स्कोलियोसिस होने के कारण को पता लगाया जा सकता है। स्कोलियोसिस से संबंधित कुछ सवाल और जो रोगी से पूछना होता है। अब जैसे आपके पास कोई स्कोलियोसिस का पेशेंट आया तो उससे हम क्या सवाल पूछें, किस तरह से उससे बात करें, उसका निदान क्या है, उसका वास्तविक कारण क्या है, उसको पता लगाने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। स्कोलियोसिस के निदान या वास्तविक कारण को पता लगाने के लिए रोगी के कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिससे रोग के वास्तविक कारण का पता चल सके। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पहला जो सवाल है, रोगी से व्यक्तिगत जानकारी या इतिहास, कामकाज, खान पान, रहन सहन आदि से संबंधित सवाल पूछे कि रोगी का क्या काम है, वो क्या काम करता है, उसने पहले क्या काम किया था जो आपको ये स्कोलियोसिस हुआ है, या आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं, लेटते कैसे हैं, इस तरह से आपको पूछना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उठने बैठने व चलने की स्थिति में क्या संबंधित सवाल कि आप उठते कैसे हैं, हाथ का सहारा लगा के उठते हैं या फिर स्टैंड का सहारा लगा के उठते हैं, या बैठते हैं या किसी का सहारा लेके बैठते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है क्या, कभी आप गिरे हैं क्या, सीढ़ियों से गिरे हैं, बाइक से गिरे हैं, ये भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है पारिवारिक इतिहास, जिसके अनुवांशिक होने की संबंधित स्थिति हो, जैसे कि परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जन्म से ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या परिवार में किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है रोगी को कुछ अन्य प्रकार के कुछ रोग जैसे नर्व या मसल संबंधित रोग हो तो पूछना। रोगी से पूछना कि आपकी मसल तो या नर्व में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई दबाव तो नहीं आ रहा है, या कंप्रेशन तो नहीं आ रहा है, या कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है। हड्डियों में कभी कभी फ्रैक्चर हुआ हो उसके बारे में पूछना। जैसे भी आपको बताया, एक्सीडेंट हुआ तो लिगामेंट टूट सकता है, हड्डी टूट सकती है, उस कारण से भी आपका ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारी मेडिकल हिस्ट्री हो तो पूछना, जैसे शुगर है या बीपी है, अस्थमा है या किडनी है, हार्ट की दिक्कत है या लीवर की दिक्कत है, या संबंधित रोग से पूछना। इसमें ज्यादातर लीवर की दिक्कत हो सकती है या फिर श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से जब कुबरता आती है तो हमारे चेस्ट में वो दबाव बना देती है। फिर मेडिकल इलाज या विभिन्न टेस्ट जो किए होंगे उसके बारे में पूछना। जैसे कोई आपके पास पेशेंट आया तो उनसे पूछना कि आपने कोई मेडिकल इलाज कराया क्या, या फिर आपने पहले कोई इलाज कराया। अगर उन्होंने नहीं कराया तो जैसा भी आपको बताया गया है कि 2 उंगली नीचे से लेकर ऊपर तक जाइए, तो उससे फिजिकल टेस्ट कीजिए। तो 2 प्रकार से आप टेस्ट करा सकते हैं। सर नेक्स्ट करें। न्यूरोथेरेपी में डायग्नोसिस पॉइंट। अब इनको डायग्नोस करने का बहुत बढ़िया तरीका है न्यूरोथेरेपी में। सबसे पहले उनकी राइट फोर्थ फिंगर है, लेफ्ट फोर्थ फिंगर है, लीवर जीरो में पेन तो नहीं है, म्यूकस जीरो में पेन तो नहीं है, पेन में, गोल में, स्प्लीन में, गैस ओनली, गैस आई, लीवर, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, राइट पार्को, लेफ्ट पार्को, एक्सेट्रा, इन सबको चेक करें कि कहीं इन सब में दिक्कत तो नहीं है। लीवर को सबसे ज्यादा चेक करें, और लेफ्ट फोर्थ फिंगर और राइट फोर्थ फिंगर को जरूर चेक करें। चेक करके उस डायग्नोस पॉइंट को आसपास के अंगों में यदि कोई समस्या है तो उससे संबंधित सवाल करना है। जैसे अगर किसी के राइट फोर्थ फिंगर में दर्द है तो उससे पूछें कि एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो पहले एसिड का ट्रीटमेंट दें, फिर उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को जानें, फिर ट्रीटमेंट बनाएं और उसके बाद उसे ट्रीटमेंट दें। इनके अलावा विभिन्न शारीरिक परीक्षण, मेडिकल टेस्ट चेक करके रोग की स्थिति या निर्धारण कर सकते हैं। जैसा अभी आपको बताया है कि मेडिकल टेस्ट से भी आप जान सकते हैं या फिजिकल टेस्ट से भी आप इसे जान सकते हैं। स्कोलियोसिस में के न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है, अब इसे जानते हैं कि हम
न्यूरोथेरेपी में किस तरह से इसे उपचार दे सकते हैं। जैसा आपको बताया गया है कि इसका कोई भी मतलब कि अज्ञात कारण नहीं है, पता चल पाया कि ये क्यों होता है। तो इस कारण से न्यूरोथेरेपी में किसी रोग के मूल कारण को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। जिसे रोग की वजह से आए कितनी भी लक्षण हो वह अपने आप को स्वयं ठीक होने लगते हैं। इसी क्रम में स्कोलियोसिस के उपचार या ट्रीटमेंट में न्यूरोथेरेपी रोग के मूल कारण को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह है। जैसे गंभीर एक्सीडेंट हुआ, अब जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, आपको बताया था चोट लगी है, तो वो पूछना है अगर वो लगी है तो इंजरी ट्रीटमेंट दे दीजिए। उसके साथ इसके डिजेनरेशन बीमारी है तो वो दे दीजिए। कोई भी मतलब कि आप इसमें फॉर्मूला सेट कर सकते हैं चोट के हिसाब से। अगर पोषक तत्व की कमी है, मिनरल्स की कमी है तो ओल्ड यूडीएफ दे, या फिर यूडीएफ अनपचा हुआ आ रहा है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट दे। कैल्शियम की कमी है, पोषक की कमी है तो 125 डीसीसीसी भी दे सकते हैं। एसिडोसिस के कारण भी हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया कि राइट फोर्थ फिंगर देखें, लेफ्ट फोर्थ फिंगर देखें कि उनको एसिडोसिस या एल्कोलोसिस के कारण तो दिक्कत नहीं है, या म्यूकस में पेन तो नहीं है, लीवर जीरो में पेन तो नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। अनुवांशिक तथा जन्मजात बीमारी, अब जैसे आपको बताया अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, जैसे स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पैल्सी, तो उसमें न्यूजीन ट्रीटमेंट दे दीजिए। विटामिन डी की कमी हो तो 125 डीसीसी दे दीजिए। इसमें कैल्शियम की, मिनरल्स की कमी हो तो 125 डीसीसी दे दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस है तो ओल्ड यूडीएफ प्लस 125 डीसीसी फॉर्मूला दे दीजिए। डीजेनरेशन की बीमारी है तो 1 थायराइड पे 9 सेकंड दे दीजिए। पैरालाइज जैसे अगर पैरालिसिस है तो उस कारण से ट्रीटमेंट देना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो उस कारण से ट्रीटमेंट देना। सेरेब्रल पैल्सी है तो उस कारण से न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना। हड्डियों में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है, तो इसमें लीवर को जरूर सेट करना, क्योंकि इसमें लीवर में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ जो कुबरता आती है वो हमारे लीवर पे प्रेशर बना देती है, जिस कारण से लीवर में दर्द हो जाता है। शरीर के किस विभिन्न लक्षणों से के लिए परिस्थिति अनुसार फिजिकल पॉइंट भी देना। जैसे अगर किसी को मतलब फिजिकल पॉइंट साइटिका सेटिंग दे सकते हैं, नेक क्लॉकवाइज दे सकते हैं। अगर उससे इस सर्वाइकल में ज्यादा दर्द हो तो नेक क्लॉकवाइज दे दीजिए, या साइटिका सेटिंग दे दीजिए, या फिर जो भी मतलब उसकी परिस्थिति है उसके अनुसार फिजिकल पॉइंट दे दीजिए। जो अब यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर स्कोलियोसिस जो अनूप सर द्वारा बनाया गया है और कई पेशेंट को दिया गया है, परंतु अभी तक इसका कोई अज्ञात कारण पता नहीं चला, इस कारण से इसका यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बनाया गया है। तो इसका जो पहला ट्रीटमेंट है वो 3 रमन 3 ट्रीटमेंट है। इसको 1 मिनट के गैप में 1 मिनट का गैप के साथ 3 बार देना है। फिर सेकंड पार्ट देने से पहले 1 मिनट का गैप करना है। सी चलिए बहुत 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 धन्यवाद काव्य जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके आगे का मैं ले लेता हूँ, इसका आगे का पार्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत श्रद्धा। देखिए ये जो ट्रीटमेंट है ना, यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर स्कोलोसिस, ये आदरणीय अनूप प्रजापति जी के द्वारा सेट किया हुआ ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसके जो अनुसंधान करता है पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय अनूप सर को जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट में क्या देना है, कुर्सी पे बैठाना है, 3 रमन देना है। 3 रमन को क्या करना है, 1-1 मिनट के गैप पे हम इंटू 3 इंटू 6 कंडीशन के अनुसार जितना बार भी देना चाहे हम दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, या तो सीएनएनएस ऑल दे दीजिए, या तो कंप्लीट सीएनएनएस दीजिए, या तो कंप्लीट सीएनएनएस के साथ में क्या कर सकते हैं हम उसी का 2 फिंगर दे सकते हैं। कंप्लीट सीएनएस यानी पेन पेन गॉल लीवर, गैस गैस गॉल लीवर, इसको बोलते हैं कंप्लीट सीएनएस। और इसी का 22 फिंगर भी इसी सीक्वेंस में दे सकते हैं, पेन पेन गॉल लीवर, गैस गैस गॉल लीवर, ठीक है। लीवर का सेट यानी बहुत ज्यादा लीवर की समस्या है, लीवर की समस्या भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है। तो बहुत बार क्या होता है, हमको निमोनिया हो गया, मतलब किसी को भी निमोनिया हो गया, कुछ भी हो गया, बचपन में कोई बीमारी हो गई, उसके कारण भी आगे चल के मिनरल की कमी हो जाती है, खनिज की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में हम लीवर का सेट प्रयोग कर सकते हैं। लीवर के सेट के बाद अगर देना है, अगर शरीर में दिख रहा है टॉक्सिसिटी इकट्ठा हो गई है, बहुत ही ज्यादा शरीर में क्या हुआ है, टॉक्सिसिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीवर सेट के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एचसीएल ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। एचसीएल ट्रीटमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, लार्ज फोलिक ब्लैक भी दे सकते हैं, और जरूरत के अनुसार 125 डीसीसी भी दे सकते हैं,
ठीक है, पहले कंडीशन को समझना है, फिर उसके बाद अगर हमने लीवर का सेट नहीं दे रहा है तो यहाँ पे 1 पॉइंट लीवर इंटू 3 या तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 या तो 12 भी दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर देना है तो आप क्वाड्राइकुना प्लस भी दे सकते हैं, कंडीशन जानना है। और नहीं तो आप 62 फिंगर गोल लीवर भी दे सकते हैं मिनरलाइजेशन के लिए। क्लियर है? अगर है थंब दिखाइए। जी बिल्कुल। अब आते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, फास्ट नॉर्मल प्लस प्योर नॉर्मल। यहाँ पे आप नॉर्मल ट्रीटमेंट मालूम है ना क्या होता है? हाँ, यहाँ पे आप है ना फास्ट देना है, प्योर नॉर्मल देना, अजय नॉर्मल भी दे सकते हैं। प्योर नॉर्मल मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट को हमने कहाँ तक दिया, अप टू WD, मतलब 8 पैन 3 गॉल 3 स्प्लीन 7 लीवर और 7 म्यूकस भी दे सकते हैं, या तो 5 म्यूकस 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 WD, ये दिया तो हमारा बोला जाएगा प्योर नॉर्मल। ये भी आदरणीय अनूप सर के द्वारा ही बनाया गया फॉर्मूला है प्योर नॉर्मल का भी। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट दिए, प्योर नॉर्मल दिए, अगर जरूरत लगती है तो अजय नॉर्मल भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो फास्ट प्योर नॉर्मल अजय नॉर्मल, इस सीक्वेंस को भी आप रख सकते हैं। इसके बाद देना है हमको, अगर DCC की कमी है तो देना है, और लगता है आपको ऑस्टियोफाइट्स बन गया, बहुत सारा कैल्सिफिकेशन हो गया है, तो वो भी दे सकते हैं। और अभी के हिसाब से आपको मालूम है स्पाइन है ना, मसल क्या हो गई, लूज हो गई है, हम क्या कर सकते हैं, अब कैल्शियम दे सकते हैं। ठीक है, अगर मसल ही बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन कैल्शियम दे सकते हैं। और डाउन कैल्शियम देने के बाद ही हम क्या क्या कर सकते हैं, DCC में जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम अप और डाउन देंगे ना तो तुरंत क्या देंगे, WD 1 WD 1 थायराइड 6 एडेट। क्यों देंगे, क्योंकि ये किस रीजन में होता है, स्क्लेरोसिस कब कहाँ होता है, स्क्लेरोसिस है ना पेरिफेरियल रीजन में होता है, ब्रेन में नहीं होगा। ब्रेन में स्क्लेरोसिस हो गया क्या, नहीं होगा ना। तो जो भी हम DCC देंगे, आप इसी DCC को और पावरफुल बनाने के लिए भी दे सकते हैं, 1 WD 1 थायराइड 6 एडीआर। ठीक है, इसके बाद ये जीन्स की गड़बड़ी के कारण भी हो सकती है, तो ये क्या देख रहे हैं हम, यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, जिसमें सारी परिस्थितियों को हम रख रहे हैं, हर परिस्थिति को रख रहे हैं। अगर आपको लगता है ना तो हर परिस्थिति को रख रहे हैं। न्यू जीन्स ट्रीटमेंट दिया, और स्क्लेरोसिस क्या है, डीजनरेशन की बीमारी है, कभी भी आपको डीजनरेशन के कारण ही स्क्लेरोसिस क्या होगा देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 थायराइड पी 9 सेकंड का दे सकते हैं डीजनरेशन को रोकने के लिए। और फिजिकल पॉइंट क्या देंगे, कंडीशन अनुसार, ज्यादा फिजिकल पॉइंट नहीं देते हैं स्क्लेरोसिस में। आप स्पाइन को रिलैक्स करवा सकते हैं, आप ऑर्गन क्लियरेंस दे सकते हैं, साथ में आप साटिका सेटिंग दे सकते हैं, विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हम फिजिकल पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम फिजिकल पॉइंट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ONNS आप दे सकते हैं पाचन को सुधारने के लिए। कुछ कुछ गिने चुने ही फिजिकल पॉइंट हम इसमें अच्छे से दे सकते हैं, या तो आप अनुभव के हिसाब से, जो आपके अनुभव हो उससे जो श्रेष्ठ जो फिजिकल पॉइंट आपको लगता है वो आप अपने अनुभव के आधार पे बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, और ये यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो आपको, जैसे यहाँ पे इंजरी का उपयोग किया गया है, मतलब अगर मार लगने के कारण आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार लगने के कारण ही इनको क्या हुआ है, स्क्लेरोसिस हुआ है। मार लगने के कारण ही अगर स्क्लेरोसिस हुआ है, तो आप अभी के लिए जो इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, एकदम बड़ा वाला इंजरी ट्रीटमेंट न्यू वाला जो लेटेस्ट है, उसको सुप्रीम भी बोल सकते हैं। सुप्रीम इंजरी मतलब अपने आप में ही वो परिपूर्ण है। तो इंजरी, लैक्टिक एसिड, प्योर फोलिब्लेट, न्यू जींस, इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ 1 थायराइड पी 9 सेकंड, इसको भी दिया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार आप प्योर, जहां पे हमने प्योर नॉर्मल का इस्तेमाल किया ना, वहां पे वर्टिकल नॉर्मल प्योर नॉर्मल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराना ट्रीटमेंट है। तो अभी के कंडीशन के अनुसार हम वर्टिकल नॉर्मल भी दे सकते हैं, और उसके बाद प्योर नॉर्मल भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो राउंड नॉर्मल भी दे सकते हैं। इसके बाद हम T2 ट्रीटमेंट बनाएंगे, उसमें हम अन्य चीजों को, कंडीशन को रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो फॉर्मूले कंडीशन के अनुसार ही बनेंगे, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बनेंगे। ऐसा ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि आप जो रेडीमेड है ना क्या कर सके, पहले से ही डिफाइन करके, या तो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बनाया जा सकता है, या तो स्क्लेरोसिस के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कतई नहीं बनाया जा सकता। हर पेशेंट की स्थिति अलग होती है, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होते हैं, और हर पेशेंट को
सिम्टम अलग अलग होते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन लगता है तो सबसे पहले आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रोटोकॉल। पहले आपको देखना है कि स्क्लेरोसिस हुआ क्यों हुआ, मार लगने के कारण हुआ, गिरे पड़े उसके कारण हुआ, या तो या तो इन्फेक्शन हुआ। बहुत बार इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। बहुत बार आपको ना लीवर से संबंधित कोई भी विकार हुआ ना, उसके बाद भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चिकनगुनिया हुआ, जॉन्डिस हुआ। तो ऐसे लीवर से संबंधित कोई भी विकार हुआ ना, तो उसमें स्पाइन टेढ़ी होती है। या तो एक और प्रकार का स्क्लेरोसिस होता है, उसमें क्या होती है, जो आपकी पीठ की मसल है ना, उसको अंदर चली जाती है, ऐसे अंदर चली जाती है। या तो ये कमर का हिस्सा है ना, हाँ, वो एकदम अंदर खड्डे में दिखेगा, वो भी एक प्रकार का स्क्लेरोसिस ही है। उसको भी म्योथेरेपी में बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसमें हम लीवर को ठीक करना है, और उसके बाद उस तरफ जहां पे दिक्कत है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, और बीसीसी देना है, क्योंकि वो भी कैल्शियम की गड़बड़ी के कारण हुई है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से, अगर आपने लंग से संबंधित कोई भी विकार देखा है, बचपन में किसी को निमोनिया हो गया, डबल निमोनिया हो गया, या तो कुछ भी हो जाते हैं ना, तो स्पाइन के रिब केज में भी क्या हो जाता है, स्क्लेरोसिस हो जाता है, वो तक टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइन 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 शिफ्ट होने के कारण लंबे समय तक टीबी हो गया, टीबी चल गया, टीबी रह गया, या तो लंबे समय तक खांसी हो गई, तो खांस खांस करके भी ना स्पाइन शिफ्ट हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाते हैं। तो पहले कंडीशन को देखना है। ऐसा तो नहीं लंबे समय तक 15 साल 20 साल से खांसी है, उसके बाद स्क्लेरोसिस हुआ है, तो जो कर। उसके बाद आता है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण भी स्क्लेरोसिस होता है। तो उसमें हम जैसी स्थिति में महिला आई रहेगी, उसी स्थिति में हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगर उसको स्क्लेरोसिस है ना 12 से 15 साल 20 साल के बीच में हुआ है, तो उस कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए उसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अगर मोनोपोज के बाद हुआ है तो उस कंडीशन में ध्यान में रखते हुए हम ट्रीटमेंट देंगे। बहुत बार स्क्लेरोसिस इस हद तक हो जाता है कि कायोपोसिस में बदल जाता है, हमको समझ में ही नहीं आता है कि स्क्लेरोसिस है कि कायोपोसिस है। ऐसे में जब एक्सरे निकाला जाता है तब पता स्पष्ट रूप से स्पाइन का कर्वेचर देख करके ही पता चलता है। मतलब फिजिकल एग्जामिन करने में भी बहुत कठिनाई होती है कि कायोपोसिस, बहुत बार ऐसा कुबड़ जैसा दिखेगा लेकिन हो रही स्पाइन टेढ़ी। तो वो भी एक चीजें मायने मायने बहुत सारी चीजें। बोलने की साझी नहीं होता है, मैं लिए ट्वेल्व बोलती हूँ बाकी सीखता वाह। मला टोटल वाला तुम फेंके डालो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी कोई अपना अनुभव बताना चाहे स्क्लेरोसिस के ऊपर, जो उन्होंने पेशेंट ठीक किए हों, क्या प्रोटोकॉल उन्होंने अपनाया था, क्या ट्रीटमेंट दिया था, कुछ भी जो आपके आपके अनुभव है, कृपया हैंड राइज करें। मैंने अभी के लिए सबका हैंड डाउन कर दिया है, अभी से हैंड राइज करें। जो हैंड राइज करेंगे उनको हम अवसर देंगे। जो भी अपने अनुभव बताना चाहते हैं बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ जी, कैलाश जी बोलिए। हाँ जी, कैलाश जी बोलिए। सर लीव लीव सेट क्या है? लीवर सेट? लीव सेट था, लीवर सेट। हाँ, वो क्या है सर? लीवर सेट मतलब हम देते हैं पहले क्या, ऐसे तो 2-3 प्रकार है, जिसमें से जो सेफ ट्रीटमेंट है वो मैं बता देता हूँ। 1 लीवर इंटू 3, 1 लीवर 3 वाला इंटू 3, 1 लीवर 6 वाला इंटू 3, ये बोलते हैं लीवर सेट। और इसमें CNS जोड़ करके इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसका आप फॉर्मूले में अगर देखना है तो आपको चिकनगुनिया का फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है। पहले जी लीवर जी, सेट देते हैं, फिर फास्ट और अजय नॉर्मल देते हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो अभी अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं। ऋषि नारायण जी, जी बोलिए। हाँ जी बोलिए ऋषि नारायण जी। जी, ये की बात की जस्ट पहले महिला और उस बच्चे का जो है लगभग 1 साल के बाद की बात है ये सर। वो उसकी आदत थी, जब वो फीडिंग कराते थे दूध पिलाने के बाद जो है वो कंधे पे रख लेते थे। से कंधे पे ज्यादा टाइम तक रख लिया और वो वो बांध के ना आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। हाँ, ऋषि नारायण जी, आपकी आवाज उतनी नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए।
हम्म। अभिषेक भैया आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? हाँ पंडित जी। अभिषेक भैया आपको कोई? हर हर महादेव। अदर महादेव। अरे हमने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था रितु जी से भी पहले उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। हम्म, आज सबसे पहले हमारा हाथ खड़ा था। जी बोलिए। तो ये जो स्कॉलरशिप का मैंने थोड़े दिन पहले प्रोटोकॉल शेयर किया था ग्रुप में, वो भी बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल है। वो मेरे को कैसे समझ में आया उसका रिजल्ट, कि जब मैं पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे रहा था, तभी आधे ट्रीटमेंट में ही वो पेशेंट ने बोला कि सर स्पाइन में गर्माहट सी होने लगी है मुझे। हम्म, अरे इसका मतलब है पूरा ब्लड सर्कुलेशन स्पाइन की तरफ गया है वो ट्रीटमेंट से। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। हम्म, बस इतना ही बताना था। बहुत 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 ही शानदार, बहुत ही शानदार। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? और मैं बता सकता हूँ आपको, रितु जी अभी व्यस्त हैं किसी कार्य में। उन्होंने खस के लड्डू का वो बोला था कि खस का लड्डू दे रही हैं, तो उसमें अभी व्यस्त है। हाँ। और कोई अपना अनुभव स्क्लेरोसिस पे बताना चाहे? हम्म, ठीक है। हम्म।